हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 11th बायो का चैप्टर 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इस टाइप की वीडियो जिस चैनल पे पहली बार आ रही हैं और अगर सपोर्ट मिला, अगर अच्छा चलता रहा तो और भी वीडियो आगे आएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट। तो चलिए हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन इसमें डिस्कस करते हैं। आपने पिछले अध्याय में प्राणी जगत के अनेक एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों का अध्ययन किया। अब इसमें नाम ही से पता चल रहा है कि एक कोशिकीय यानी एक कोशिका से बना हुआ, व बहुकोशिकीय यानी बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ। अब जो ऑर्गेनिज्म एक कोशिका से बना हुआ है तो उसमें एक ही कोशिका सारे काम करती है, जनन पाचन जो भी है एटीसी सारे काम वही करती है। चलिए आगे चलते हैं। एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समित जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, जनन एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती है। बहुकोशिकीय प्राणियों में जटिल शरीर में उपयुक्त आधारभूत क्रियाएं भिन्न भिन्न कोशिका समूहों द्वारा व्यवस्थित रूप से संपन्न की जाती हैं। सरल प्राणी हाइड्रा का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ है, जिसमें प्रत्येक कोशिकाओं की संख्या हजारों में होती है। जो हाइड्रा का शरीर होता है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ होता है और उसमें हजारों संख्या की मात्राओं में कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। मानव का शरीर अरबों कोशिकाओं का बना हुआ होता है जो कि विविध कार्य संपन्न करता है। ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कैसे काम करती हैं? बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह अंतरकोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है। कोशिकाओं का ऐसा संगठन ऊतक कहलाता है। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये अपन के टिश्यू की परिभाषा आ गई है कि बहुकोशिकीय प्राणियों में यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोशिकाओं का समूह, समान कोशिकाओं का समूह अंतरकोशिकीय पदार्थ सहित एक विशेष कार्य करता है। कि बहुकोशिकीय प्राणियों में तो सीधी सी बात है, बहुत सारी कोशिकाएं होंगी बहुकोशिकीय प्राणियों में और समान कोशिकाओं का समूह उसके उसमें होता है इंटरसेलुलर सब्सटेंस, अंतरकोशिकीय पदार्थ सहित एक विशेष कार्य करता है, उसे ऐसा संगठन ऊतक कहलाता है। ठीक है, आपको आश्चर्य हो सकता है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। अब 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों में पहला हो जाएगा मानव उपकला ऊतक, दूसरा हो जाएगा संयोजी ऊतक, तीसरा हो जाएगा पेशीय ऊतक और चौथा हो जाएगा अपना तंत्रिका ऊतक। ये सब ऊतक एक विशेष अनुपात एवं प्रतिरूप से संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं। यानी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, बहुत सारे ऊतक मिलके अंग बनाते हैं और बहुत सारे अंग मिलके अंग तंत्र बनाते हैं और फिर हमारी ये बॉडी काम करती है, बॉडी बनती है, अपना पूरा ह्यूमन सिस्टम बनता है। विशेष अनुपात एवं प्रतिरूप से संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं, जैसे आमाशय, लंग्स, हार्ट, किडनी। जब दो या दो से अधिक अंग अपनी भौतिक एवं रासायनिक पारस्परिक क्रिया एक निश्चित कार्य को संपन्न कर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र इत्यादि। समस्त शरीर की जैविक क्रियाएं, कोशिकाएं, ऊतक, अंग अंग तंत्र में श्रम विभाजन के द्वारा संपन्न होती हैं और पूरे शरीर को जीवित रखने के लिए योगदान देती हैं। यानी कि इन सभी में श्रम का विभाजन पाया जाता है। इसे पॉइंट को याद रखना, आप पूछ सकता है, और पूरे शरीर को जीवित रखने के लिए योगदान देती है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। प्राणी ऊतक। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है, इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कोशिका की संरचना होगी उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। मतलब ऐसे समझेंगे हम इसको, अलग अलग कार्य के हिसाब से कोशिकाओं की अलग अलग संरचनाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न होती हैं। इन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित से 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि जैसा गेटअप होगा ऐसा काम होगा। लॉयर का गेटअप अलग होता है, डॉक्टर का गेटअप अलग होता है,
एक फिक्स, ठीक है। पहला हमने बता ही दिया है, तो आपको पहले से 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। हम उपकला ऊतक को सामान्यतः उपकला ऊतक ही कहते हैं। उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू, ऐसे हम उपकला ऊतक ही कहते हैं। इस ऊतक में एक मुक्त सतह होता है। इसमें एक मुक्त सतह पाई जाती है जो एक ओर देह तरल और दूसरी ओर बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है। यानी कि ये कैसे मानती है, हम एक डॉल होती है, डॉल में अंदर कैविटी होती है, तो जो उसकी बाहर की सरफेस है वो तो नॉर्मल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहती है, और जो अंदर का जो सरफेस होता है वो जो बॉडी फ्लूइड होता है, जो बॉडी फ्लूइड के संपर्क में रहती है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। और इस प्रकार देह का आवरण अथवा आस्तर का निर्माण करता है। और ये देह जो अपन की देह का आवरण तथा आस्तर का निर्माण करता है। कोशिकाएं अंतरकोशिकीय धात्री द्वारा दृढ़तापूर्व जुड़ी रहती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के द्वारा, जो अंतराकोशिकीय विकास होता है उसके द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी हुई रहती हैं। उपकला ऊतक 2 प्रकार की होती है: संयोजी उपकला ऊतक और एक सरल उपकला ऊतक। सरल उपकला ऊतक है वो एक ही लेयर से बनी हुई होती है, और संयुक्त उपकला होती है मल्टी लेयर से बनी हुई होती है, जिसका जो काम होता है वो हमें प्रोटेक्ट करने का होता है, बाहरी प्रतिबलों से सुरक्षा करती है ये। और सरल उपकला होती है वो सिंगल लेयर से बनी हुई होती है, और ये वहाँ पाई जाती है जहाँ पे रक्त वाहिकाओं की भित्तियाँ हो गई, रक्त वाहिकाओं की नलिकाएं, उन पे पाई जाती है ये। जैसे कि और सरल उपकला एक ही स्तर का बना हुआ होता है तथा देह वाहिकाओं नलिकाओं का स्तर है, और संयुक्त उपकला कोशिकाओं के 2 या 2 से अधिक स्तरों की बनी हुई होती है, और इसका कार्य रक्षात्मक होता है। जैसे हमारी त्वचा कोशिकाओं के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कोशिकाओं के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर उपकला ऊतक 3 प्रकार के होते हैं: सरल सल की उपकला, घनाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला। यदि घनाकार उपकला के ऊपर मैक्रोविलाई पाए जाते हैं, और स्तंभाकार उपकला के ऊपर यदि सीलिया प्रेजेंटेड है तो सीलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू कहलाएगा। पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला, इसके स्ट्रक्चर आप देख ही सकते हैं, फ्लैट एंड टाइल्स लाइक लग रही है, फ्लैट एंड टाइल लाइक। ये देखिए सल की उपकला एकदम फ्लैट है, ये घनाकार उपकला है, और ये स्तंभाकार उपकला है, और ये पक्षमाभी उपकला है। स्तंभाकार उपकला में देखिएगा आप, जो केंद्रक होता है वो आधारी भाग में प्रेजेंट होता है। इसे देख लीजिए, ये इनकी स्ट्रक्चर्स हैं। सल की उपकला ऊतक एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है, जिसके किनारे अनियमित होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यह पतले स्तर से बनता है, और इसके किनारे होते हैं अनियमित होते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े के वायुकोश में पाया जाता है। यह ऊतक रक्त वाहिकाएं होती हैं उनकी भित्तियों में, और तथा फेफड़े के वायुकोश में पाया जाता है। यह विसरण का कार्य करती हैं। घनाकार उपकला, यह ऊतक एक स्तरीय घन जैसी कोशिकाओं से बना होता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। हाँ, कहाँ थे अपन?
यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़ों के वायु कोश पाया जाता है। इसे याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। यह विसरण का कार्य करता है। कनहकार उपकला, यह ऊतक एक स्तरीय घन जैसी कोशिकाओं से बनता है। यह सामान्यतः वृक्कों के नलिकाकार भागों, यह वृक्कों के पीसीटी भाग में पाया जाता है तथा ग्रंथियों की वाहिनियों में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य श्रवण और अवशोषण होता है। इसका मुख्य कार्य एब्जॉर्प्शन होता है, श्रावण होता है। वृक्कों के समीपस्थ सम्मिलित सूक्ष्म नलिका की उपकला में सूक्ष्मांकुर होते हैं। वृक्कों की समीपस्थ सम्मिलित नलिका पीसीटी में सूक्ष्मांकुर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन का ज़्यादा काम होता है। देखा ही होगा पीसीटी में। हाँ, स्तंभाकार उपकला लंबी एवं पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है। जो अपन का स्तंभाकार उपकला होती है वो लंबी एवं पतली कोशिकाओं के एक ही स्तर की बनी होती है, क्योंकि उपकला ऊतक चल रहा है। उपकला ऊतक एक स्तर का बना हुआ होता है और प्राय इसका जो केंद्रक होते हैं वो आधारी भाग में पाए जाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है। मुक्त सतह प्राय सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुर अमाशय आंत तथा आंतरिक स्तर में पाए जाते हैं। और यह अवशोषण में सहायता देते हैं। सूक्ष्मांकुर आंतरिक स्तर में पाए जाते हैं। इसमें ध्यान रखने की बात है, अमाशय और आंत के आंतरिक स्तर में पाए जाते हैं और श्रवण और अवशोषण में सहायता देते हैं। यदि इन स्तंभाकार घनाकार की मुक्त सतह पर पक्षमाभ होते हैं तो पक्षमाभी उपकला कहते हैं। नोट डाउन करिएगा कि स्तंभाकार और घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर यदि सीलिया होता है तो यह सीलिएटेड उपकला कहलाती है। और इनका जो कार्य होता है, कणों अथवा श्लेष्म को उपकला की सतह पर एक निश्चित दिशा में ले जाना होता है। और यह अपन के ब्रोंकियोल, श्वसनिका और फैलोपियन ट्यूब डिम्ब वाहिनी में पाई जाती है, क्योंकि डिम्ब वाहिनी फैलोपियन ट्यूब में जो ओवम होता है उसको गति कराने के लिए, क्योंकि एक निश्चित दिशा में गति कराने के लिए काम आती है। अपन की फैलोपियन ट्यूब में जो तुम्बिका होती है, उसका ऊपरी भाग तुम्बिका जिसमें फिम्ब्रिया होती हैं, उससे ओवम को कैच करते हैं एवं यह सीलिया की मदद से गर्भाशय तक आता है। तो यही सीलिए का काम होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की स्ट्रक्चर है। एक बार आप देख लीजिए, कभी पूछ सकता है इसको। नलिकाओं के खोखले अंगों के भीतरी सतह पर पाए जाते हैं, हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं में श्रवण की विशेषता होती है और ऐसी उपकला को उपकला ग्रंथिन ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कहते हैं। इसमें दो समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक कोशिका जो पृथक ग्रंथिल कोशिकाओं का बना होता है, जैसे आहार नाल की कलश कोशिकाएं, गोबलेट सेल, तथा बहुकोशिकीय जो कोशिकाओं के पुंज लार ग्रंथि का बना होता है। स्रावी में कोशिकाओं का निष्कासन के आधार पर ग्रंथियों को दो भाग में विभाजित किया जाता है। जिन्हें हम बहिश्रावी और अंतःस्रावी, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन कहते हैं। बहिश्रावी ग्रंथियां नाम से ही दिख रहा है, बहिश्रावी बाहर श्रावण करने वाली ग्रंथियां, इनमें नलिकाएं होती हैं। ये नलिकाओं के माध्यम से श्लेष्म या मोम जो भी बोलते हैं हम, उसको बाहर स्रावित करती हैं और इसके द्वारा जो उत्पाद होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनमें नलिकाएं नहीं होती हैं और इनके द्वारा उत्पादित प्रोडक्ट होता है वो हार्मोन्स होता है। और हार्मोन्स आपको पहले भी पता होगा, ये वहाँ छोड़े जाते हैं जहाँ
ये कोशिकाएं उपस्थित हैं उस बॉडी फ्लूइड में छोड़े जाते हैं। ये संयुक्त उपकला है, आप इसे देख लीजिए, काफी लेयर्स का बना हुआ होता है, काफी मोटा है। बहिःस्रावी ग्रंथियों में श्लेष्म, लार, कर्ण, मोम, तेल, दुग्ध, अमाशय, एंजाइम, अन्य कोशिकाओं उत्पाद स्रावित होते हैं और ये रक्त वाहिनियों अथवा नलिकाओं के माध्यम से निर्मुक्त होते हैं। इसके विपरीत अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं। इसके उत्पाद हार्मोन्स हैं जो सीधे उस तरल में छोड़े जाते हैं जिसमें ग्रंथियां स्थित हैं। ऐसे हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त उपकला एक से ज्यादा कोशिकाओं, स्तरों, बहुस्तरत की बनी हुई होती है। मैंने पहले भी आपको बताया है। और इस प्रकार श्रावण और अवशोषण की भूमिका इसमें सीमित होती है। इस वर्ड को ध्यान रखना है, इसमें श्रावण और अवशोषण सीमित होता है क्योंकि इसका जो मुख्य कार्य होता है वो प्रोटेक्शन करने का, और प्रोटेक्ट करती है ये। इनका मुख्य कार्य रासायनिक या यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करना है। यह त्वचा की शुष्क सतह, मुख गुहा की नम सतह, ग्रचनी, लार ग्रंथियों और अग्नाशयों की वाहिनियों के भीतरी स्तर को ढकता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अग्नाशय की वाहिनियों के भीतरी अस्तर को ढकता है। बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यह अग्नाशय वाहिनियों के भीतरी अस्तर को ढकता है और जो घनाकार उपकला होती है वो अमाशय आंत के भीतरी अस्तर को ढकती है। चलिए हम देखते हैं, उधर भी चाहते हैं। चलिए, सॉरी, हाँ ये देखिए यहाँ पे ये जो स्तंभाकार होती है, सॉरी मैंने घनाकार बोला, जी हाँ, स्तंभाकार उपकला होती है वो अमाशय आंत के आंतरिक स्तर में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। घनाकार उपकलाएं नहीं पाई जाती हैं, स्तंभाकार पाई जाती हैं। उपकला की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अंतराकोशिकीय पदार्थों से जुड़ी रहती हैं। यह पहले भी इसका वो हुआ है वर्णन कि अंतराकोशिकीय पदार्थों से जुड़ी हुई होती हैं जो विशेष जोड़ व्यक्तिगत कोशिकाओं के संरचनात्मक और कार्यात्मक संधि प्रदान करते हैं। और उपकला के अन्य ऊतकों में 3 प्रकार की संधियां पाई जाती हैं। इसमें 3 प्रकार के जंक्शन पाए जाते हैं: आसंजी संधि, दृढ़ संधि, अंतराली संधि। जो दृढ़ संधि होती है वो पदार्थ और ऊतक को बाहर निकलने से रोकती है। एकदम टाइट जंक्शन बोलते हैं इसे। ये एकदम टाइट जंक्शन है और ये बाहर निकलने से पदार्थों को रोकती है। आसंजी संधियां होती हैं वो कोशिकाओं के द्रव को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती हैं। आसंजी संधि कोशिकाओं के द्रव को जोड़ने का कार्य करती है। और अंतराली संधि ये भी कोशिकाओं के द्रव को जोड़ने का ही कार्य करती है, बट इसमें एक कैविटी बनाती है, मतलब ऐसा बनाती है जिससे कि आयनों और अणुओं को, बड़े और छोटे अणुओं को स्थानांतरित करने में सहायता होती है। ऐसे कोशिकाओं के कोशिका द्रव को आपस में जोड़कर करती है। ये कोशिका द्रव्यों को आपस में जोड़कर करती है और ऐसी नलिकाएं बनाती है जिसमें कि छोटे अणुओं और कभी कभी बड़े अणुओं के तुरंत स्थानांतरण करने में सहायता करती है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का जो संयोजी ऊतक है इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आपको जो भी कमियां लगी हो लेक्चर में, जो भी सजेशन हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इन पर ज़रूर काम करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।